डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, आई मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, बीएड ओडीएल पेपर 2001 एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम ब्लॉक 4 यूनिट 14 सिस्टम अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है, सिस्टम होता क्या है, उस सिस्टम अप्रोच एजुकेशन में उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ सिस्टम अप्रोच ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे, सिस्टम क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसका एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है, एजुकेशन में क्या क्या उसके योगदान हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। इन सब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सिस्टम अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you will be understand the definition of system, you will be understand the feature of the system, also define the system approach feature and understand the system approach, system characteristic of system approach, understanding the utility of system approach in education, अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ सिस्टम अप्रोच। इन जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये सारे हैं, हम यूनिट के समाप्त होने के बाद हम ये प्राप्त करेंगे। ये हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये हम ध्यान में रख के चलेंगे इसको। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम की कि सिस्टम क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि एक सिस्टम, मतलब देखें तो बहुत सारे सिस्टम हमारे आसपास हैं। तो एजुकेशन सिस्टम बात करते हैं तो होता क्या है कि ओवरऑल होलिस्टिक, मतलब जो भी कोई चीज़ हम सिस्टम की बात करते हैं, ओवरव्यू मतलब ओवरऑल हम उस चीज़ों को देखते हैं। होलिस्टिकली हम उसको देखते हैं कि वो जो सिस्टम है वो पूरे सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, उस पूरे व्यू को हम बोलते हैं कि वो सिस्टम है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया एजुकेशन सिस्टम देखें तो उसमें हम देखेंगे शिक्षक, शिक्षार्थी, पुस्तक, मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल सिस्टम, पॉलिसीज, मतलब सब कुछ जो उसको रेगुलेट करता है, पूरा एक स्ट्रक्चर जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम का है वो सिस्टम आ जाएगा कि सिस्टम। अगर देखें तो वर्ड सिस्टम इज यूज बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड सच एज सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सब में सिस्टम जो है वर्ड जो इसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि सब क्यों किया गया सिस्टम का इसमें, क्योंकि अलग अलग फील्ड में इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका प्रभाव है, एनालिसिस करने के लिए जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसका एनालिसिस करने, उसका इफेक्ट देखने के लिए सिस्टम का उपयोग किया गया है। अगर हम बात करें कि द सिस्टम अप्रोच ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, ये जो सिस्टम अप्रोच जो आया है या सिस्टम जो आया, ये वर्ल्ड वार जो सेकेंड चल रहा था उस समय युद्ध से जो स्थिति थी उसका एनालिसिस करने के लिए इस अप्रोच का, इस सिस्टम मेथड का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ से ये धीरे धीरे अलग अलग फील्ड में इसका इस्तेमाल किया गया, इसका प्रभाव देखा गया, रिजल्ट इसका अच्छा रहा। तो एजुकेशन में भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। तो वर्ल्ड वार सेकेंड से ये स्टार्ट हुआ और ये धीरे धीरे सभी फील्ड में, सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में, फिलॉसफी में, मैथ में, साइंस में, सब में ये सिस्टम अप्रोच जो है इन्वॉल्व हुआ और अलग अलग एनालिसिस करके चीज़ों का रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट उस चीज़ का मिला। द सिस्टम अप्रोच बिलीव इन द थिंकिंग अबाउट द समथिंग एज अ होल रेदर देन द स्मॉल पार्ट। करेक्ट सिस्टम अप्रोच क्या करता है कि वो जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ की एनालिसिस करनी है उसको ओवरऑल होल पर्सपेक्टिव में देखता है, पूरा देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि ये
गेस्टॉल फिलॉसफी है उस पे आधारित है। गेस्टॉल फिलॉसफी क्या है? साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो स्कूल ऑफ गेस्टॉल फिलॉसफी जो है वो क्या करता है, समग्र को देखता है। जैसे उसमें एक चिंपैंजी को कमरे में बंद करके उसको एक क्रिएट किया गया, उसको एक प्रॉब्लम क्रिएट किया गया उसके समकक्ष, और उस प्रॉब्लम क्या थे, उसको बिना खा उसको भूखा रखा गया उसमें, उसके पिंजड़े के बाहर, कैप के बाहर जो है केला रखा गया, छड़ी रखी गई अलग अलग भाग में। तो कैसे वो चिंपैंजी उस पूरे कमरे का एनालिसिस करता है और उस केलों को प्राप्त करता है, तो वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि वो ओवरऑल होल देखता है, पूरे सिस्टम को देखता है कि कमरे में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उस केलों को अपने तरफ खींच सकते हैं जिससे हम अपनी भूख को समाप्त कर सकें, अपने भूख को मिटा सकें, अपने प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। वैसे ही ये जो सिस्टम अप्रोच है वो गेस्टॉल साइकोलॉजी पे आधारित है, और ये सिस्टम पे अप्रोच क्या करता है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हमारा जो एनालिसिस करता है, सिस्टम को देखता है, अध्ययन करता है, जिससे का इफेक्ट ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें आसानी से उसका हम निदान कर सकते हैं, उसका हम समाधान कर सकते हैं। अब बात ये, हमने समझा सिस्टम क्या होता है, अब आती है मीनिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम का अर्थ क्या है, उसकी डिफिनेशन देखें तो सिस्टम कह रहा है कि सिस्टम मीन्स सिस्टम, मेथड, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, सिस्टम कंपेयरिंग वेरियस कंपोनेंट्स। ये एक अलग अलग शब्दों में इसकी मीनिंग बता रहा है। गुजराती में जैसे बोलें तो इसको तंत्र बोलते हैं, या हिंदी में भी इसको तंत्र बोलते हैं सिस्टम को। तो ये कहता है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द तंत्र इज आवर बॉडी सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में अगर हम एग्जांपल लें सिस्टम का, तो जो हमारा शरीर है ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम से गवर्न होता है, चलता है। तो कह रहे इसमें क्योंकि अलग अलग सिस्टम काम करता है, जैसे तंत्रिका तंत्र हो गया, सिस्टम हो गया, लिवर वाला सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तंत्रिका सिस्टम हो गया, न्यूरो सिस्टम हो गया। तो सारा चीज़ क्या करता है, कंबाइंड करके जब आपस में एक दूसरे के लिंकेज होते हैं, आपस में ऑपरेट करते हैं, कनेक्शन होता है, उसमें कम्युनिकेशन होता है, सारा चीज़ आपस में मिलके जब पूरे बॉडी को संचालित करते हैं तो वो एक सिस्टम जनरेट करते हैं। जैसे हम अगर एजुकेशन में बात करें तो इस फिगर को हम अगर देखें, जैसे इस फिगर में क्या दिखाया गया है, ये प्रणाली सिस्टम, इसमें कौन कौन सा इसके पार्ट्स हैं, विद्यार्थी है, शैक्षिक कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक है, उसके बाद शिक्षा मंडल है, फिर निरीक्षण है, फिर पुस्तक है, ये आचार्य हैं, टीचर हैं। तो ये सारे लोग मिल के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम को बना रहे हैं। तो जब ये सारे लोग कंबाइन करके, ये अलग अलग ये क्या है, तंत्र है, अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं, इसके अंग बोल सकते हैं, वो अंग हैं, सारे एक जब कंबाइंड होते हैं, जब एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो ये एक सिस्टम का फॉर्म करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखें, डिफिनीशन इसके देखें तो सिस्टम अप्रोच को बहुत से रिसर्चर ने, बहुत से जो हमारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने इसको डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थिंग related by the some or already interdependent interaction in which the various units are combined by the nature या arts in such a way as to form accurate set in motion या serve as the coherent whole which is composed and arranged and have the element of audience। ये वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी की डिफिनेशन है। इन्होंने कहा कि जो सिस्टम है एक तरह से इन्होंने भी वही बात कही कि सिस्टम जो है क्या करता है, होलिस्टिक रूप में देखता है, और क्या करता है, हर एक उसके जो पार्ट्स हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसको लिंक होता है, सारा चीज़ को ऑपरेट करता है। फिर उन्होंने कहा कि सिल्वर ने कहा कि सिस्टम इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होल शोइंग अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट्स। कह रहा कि जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन है होल, जो शो करता है कि क्या कि रिलेशनशिप को शो करता है, जो होल और जो उसके अंग है उसकी दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है, उसे सिस्टम करते हैं।
अगर रोप का देखें, इन्होंने कहा कि सिस्टम इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड फंक्शन कंपोनेंट्स। जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डरली एक ऑर्डर के रूप में जो सिस्टमेटिक रूप से अरेंजमेंट होता है, वो क्या है, वो सिस्टम है। तो सब लोगों ने अलग अलग सिस्टम अप्रोच के क्या अपने अपने शब्दों में डिफाइन किया है। तो इसका अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच या सिस्टम वो पार्ट है जो अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं उसमें आपस में इंटरलिंकेज होते हैं, आपस में कम्युनिकेट होता है, आपस में एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं और होलिस्टिक मतलब पूरे जो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, उसे हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं। अगर उसके बाद हम देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें कि सिस्टम अप्रोच क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो देखें द सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल। कोई भी सिस्टम है तो उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, दो चीज़। यूजली सिस्टम कंसिस्ट सेवरल सब सिस्टम। जो सिस्टम है वो एक सिस्टम के अंदर कई सब सिस्टम हो सकते हैं। जैसे हम शरीर का एग्जाम्पल ले तो हमारे शरीर में जैसे न्यूरल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो ये अलग अलग सिस्टम है जो एक दूसरे से लिंक करके पूरे बॉडी को मूवमेंट प्रदान करते हैं। तो उसी तरह ये सब सिस्टम जो होता है इसमें सिस्टम। अ सिस्टम बाउंड्री डिवाइड इन द सिस्टम इनटू टू पार्ट्स। जो सिस्टम की जो बाउंड्री है वो बोल रहे हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है बोल रहे हैं क्लोज, दूसरा बोल रहे हैं ओपन। डिवाइड होता है तो इसका मतलब टाइप्स भी अगर ये देखें तो सिस्टम अप्रोच के टाइप्स देखेंगे तो ये भी आएगा, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। क्योंकि सिस्टम को जो डिवाइड कर रहा है वो दो बाउंड्री में डिवाइड कर रहा है, एक क्लोज दूसरा ओपन। क्लोज का क्या आता है, जो एक लिमिटेड एक बाउंड्री के अंदर जो फंक्शन करता है सिस्टम, वो क्लोज सिस्टम हो गया। ओपन सिस्टम जिसकी बाउंड्री ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, जो एक तरह देखें तो उसका इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, क्लोज पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाहरी कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लोज सिस्टम आ जाएगा। और ओपन सिस्टम, द बाउंड्री ऑफ सोशल सिस्टम इज इंटरवाइंड विद द इन्वायरमेंटल, सो डिफाइन द डाइवर्सिटी कैन बी ड्रा द बाउंड्री। कह रहा है कि जो अगर हम देखें बाउंड्री की बात जो कर रहा है, तो कह रहा है कि जो सोशल सिस्टम है वो भी एक देखें तो जो हमारा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक सिस्टम है, वो भी सोशल सिस्टम। हम उसके हमारे सोसाइटी की एक बाउंड्री है, उसमें सारे लोग उसके नियम, उसके रूल्स रेगुलेशन हैं, उसके नॉर्म्स हैं, उस हिसाब से सारे लोग एक दूसरे से ऑपरेट होती है पूरी सोसाइटी उस रूल्स और रेगुलेशन से। तो वो क्या है, एक सिस्टम है। आगे हम देखें तो सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम देखें तो अभी जो मैंने कहा कि जो बाउंड्री उसकी डिवाइड किया है, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। तो जो हमारा सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्लोज सिस्टम में बोला कि सिस्टम वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स इन्वायरमेंट डज नॉट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। कह जो क्लोज सिस्टम हो जिसमें इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। This system is also known as the static and interactive system, depend on its working area। जो जिस पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस पे बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या है, क्लोज सिस्टम हो गया। जैसे कोई डेटा एनालिसिस कर रहे हो, जो भी इस एनालिटिकल पार्ट है, तो उस पर क्या कि इनफैक्ट जो भी डेटा है वो एक्चुअली उसी फॉर्म में वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद हमारा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम या फ्री सिस्टम, इसको क्या करें कि मोस्ट सोशल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम आर द ओपन सिस्टम। जो सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम है ओपन सिस्टम है। द सिस्टम नॉट ओनली इंटरेक्ट विथ इट्स सराउंड इट आल्सो इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, रिसीव द समथिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड गिव द समथिंग टू द इन्वायरमेंट। कह रहे कि ये जो ओपन सिस्टम है ये क्या है कि जैसे क्या है कि इस पे जो है इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट से ये इफेक्ट होता है, उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। जैसे द सिस्टम दैट कांट बी बाउंड्री विद सर्टेन बाउंड्री। कह रहे कि इस सिस्टम में क्या कि कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी बाउंड्री बड़ी हो जाती है, तो इसलिए ये ओपन सिस्टम है इसमें है।
सिस्टम, अब हम आते हैं, हमने अभी अध्ययन किया कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके डिफिनीशन हमने पढ़ी। अब आते हैं हम सिस्टम अप्रोच पे आते हैं। तो कह रहे हैं कि सिस्टम अप्रोच is a management tool that provide the opportunity for one to examine all aspect of problem, to relate the impact of one types of decision to another and examine the use of available resource। टूलकार ने कहा कि जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या है, एक हमारा मैनेजमेंट टूल है। सिस्टम अप्रोच जो प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी हमको देता है क्या करने के, जो भी हमारा समस्या, जो भी है प्रॉब्लम है, उसको ओवरऑल एग्जामिन करने के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। सेकेंड क्वेश्चन एंड मिल्क ने कहा कि सिस्टम अप्रोच द प्रोसेस दैट एम टू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव एंड economically valuable intellectual method that scientific solution of educational problem। कह रहा है कि सिस्टम अप्रोच क्या कि जो भी हमारा एजुकेशन में अगर देखें तो एजुकेशन जो भी प्रॉब्लम है उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमारा वो सॉल्व करता है। अदर उन्होंने कहा कि पी कुलसेस्ट की अगर बात करें तो ये इन्होंने कहा कि इट इज़ द स्ट्रेटजी टू मैनेज कंट्रोल, क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल, इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। एसपी कुलसेस्ट का कहना है कि जो सिस्टम अप्रोच क्या है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी रणनीति है जो 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 भी हमारी समस्या उसको मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, इम्प्रूव करती है और उस प्रोसेस और प्रोडक्ट को आगे बढ़ाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू एसपी कुलसेस्ट सिस्टम अप्रोच की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर कुमार देखें तो इन्होंने कहा सिस्टम अप्रोच इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम। इन्होंने कहा कि जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या करता है, उस एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम कि क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो सिस्टम अप्रोच एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज कंडक्टिव टू द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। द सिस्टम अप्रोच इवेलुएट द लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करता है और मदद करता है कि इसमें अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने में मदद करता है। सिस्टम अप्रोच to educate, train and about the social and technological process aspect। जो सिस्टम अप्रोच है वो एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसको किस अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट में। सिस्टम अप्रोच रिकॉग्नाइज एजुकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोसेस, वही चीज़ अगर देखें तो सिस्टम अप्रोच द स्टूडेंट एंड अप्रोच इज स्टूडेंट एंड प्रॉब्लम सेंट्रिक। जो सिस्टम अप्रोच जो क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है कि जो भी समस्या है उसके तहत जो भी समस्या उसको खोजने का कार्य करता है कि समस्या है क्या। जैसे अगर हम एग्जांपल लें डिस्टेंस एजुकेशन में, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सिस्टम अप्रोच है कि अगर हम इसको बनाते हैं तो मान लेते हैं हम कि ये क्या है, एक प्रॉब्लम आई, एक कुछ स्टूडेंट बोले कि हमें क्या कि बुक जो है या बुक जो है उनको क्या है नहीं मिल रही है, उनके जो सेंटर है वहाँ से उनको बुक प्रोवाइड नहीं, पर लर्निंग मटेरियल उनको प्रोवाइड नहीं हो रहा। ये यूनिवर्सिटी के पास या जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई आई कि ये ऐसा हो रहा है कि बच्चों को बुक प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ओवरऑल देखेंगे कि हमारा कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। तो जो अब बुक प्रोवाइड कर रहा है, जो बुक प्रोवाइड सेंटर है वहाँ पे जो मैनेजिंग हैं, जो वो जो हायर अथॉरिटी वहाँ पे इन्फॉर्म किया उन्होंने कि सेंटर को या जो स्टूडेंट हैं उनको बुक प्रोवाइड नहीं की जा रही है या बुक उनके तक नहीं पहुँच, लर्निंग मटेरियल जो है उनके तक नहीं पहुँच रहा है, एसएलएम नहीं पहुँच रहा है। तो उसमें अब क्या होगा कि जो हायर अथॉरिटी है वो बुलाएगा, जो कौन किसको बुलाएगा, जो बुक को मैनेज कर रहा है, जो बुक प्रोवाइड कर एक चार्ज है, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि बुक कारण क्या है कि बुक नहीं प्रोवाइड हो रही है।
तो उनके द्वारा जो बताया गया कि या प्रिंटिंग में लेट है या जो भी नए जो अपडेट हैं जो सिलेबस में अपडेट हो रहे हैं उनके कारण हो सकता है, प्रिंटिंग के कारण हो सकता है, तो बहुत सारे उसके रीज़न होंगे। उसमें से जो भी रीज़न हो तो वो बताया जाएगा है। तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि आखिर ये यहाँ प्रॉब्लम, तो मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रिंटिंग हो सकता है या अपडेट हो सकता है, जो भी करिकुलम को अपडेट करते हैं उसमें ये समस्या आ रही है। इसके बाद तो उसको हाई अथॉरिटी लेगा और उसको जो भी उसके कर्मचारी हैं जो भी उसको देख रहे हैं उनको बताएगा, उनको कहेगा कि नहीं आप जो भी चीज़ें उसको तेज करिए, उससे बच्चों को एसएलएम जो है आसानी से प्राप्त हो। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो पहुँचा, यहाँ पे सुधार हुआ, उसमें जल्दी जल्दी जो बुक है वो उस सेंटर पे आई गया, वहाँ से बच्चों को प्रोवाइड किया गया फिर से। तो ये देखें ओवरऑल ये चीज़ देखें तो ये क्या हुआ, एक सिस्टम बना कि एक और सिस्टम के थ्रू इसका क्या हुआ, निदान हुआ इस प्रॉब्लम का। कि प्रॉब्लम क्या थी कि बुक जो है एसएलएम जो है बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो एसएलएम नहीं मिल रहा तो ये एक प्रॉब्लम हुई। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया आखिर क्या रीज़न है, उसके बाद उन्होंने अथॉरिटी से बात की, उसके बाद उन बच्चों को जो भी समस्या थे उससे रिलेटेड उसका समाधान किया गया और बच्चों को बुक प्रोवाइड किए गए। यहाँ पे आउटपुट हो गया। ऐसे जैसे देखें तो सिस्टम में अप्रोच में 3 प्रोसेस होती है। पहला हो गया इनपुट, दूसरा होगा प्रोसेस और ये हो गया आउटपुट। तो 3 मेन प्रोसेस होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो वैसे ही हुआ, देखिए जैसे हम जो भी समस्या थी वहाँ पे यहाँ पे इरेज हुई, उसका हम प्रोसेस हुआ कि जो भी प्रोसेस क्या हुआ कि हम बुक से रिलेटेड जो भी समस्या उसका हम खोजे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस चीज़ को दूर किया, वो सब कुछ प्रोसेस में आ गया। और बच्चों को जो एसएलएम प्रोवाइड किया गया वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया, जो समस्या थी हमारी वो समाधान हो गई यहाँ पे। तो ये क्या है कि एक सिस्टम अप्रोच को बताता है कि इस हिसाब से कोई सिस्टम अप्रोच वर्क करता है, वो देखता है, उसकी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगर देखें तो कह रहा है कि अब हम कैरेक्टरिस्टिक बात करते तो अब कंपोनेंट कॉमन स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच अगर हम देखें तो मेन कॉमन स्टेप क्या क्या है सिस्टम अप्रोच में। तो पहला बोला कि सिस्टम एनालिसिस, जो भी सिस्टम है उसका एनालिसिस करते हैं पहले। जब जो भी हम जैसे हमने बॉक्स बना के बताया कि जो भी हमारा बॉक्स एसएलएम हुआ, ये जो भी हम सिस्टम बनाए तो इसका क्या करेगा, पहले जो प्रॉब्लम आए तो कहाँ पे प्रॉब्लम हुई उसका हम पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इस सिस्टम का हमने क्या किया, एनालिसिस किया, जिससे हमें एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल समस्या जो हमारी है वो हमें समझ में यहाँ आ जाएगी कि एक्चुअल सिस्टम में आखिर में गलती कहाँ हुई है। क्योंकि हर सारा चीज़ क्या है कि परफेक्ट नहीं होता, कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या उसमें त्रुटियाँ रह जाती हैं, इसलिए उसका हम अगर एनालिसिस करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमें समझ में आएगी और उसका हम निदान कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, सिस्टम एनालिसिस। दूसरा होगा सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या कह रहा है कि सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। जब हम एनालिसिस करेंगे सिस्टम का तो जो भी समस्या हो उसको सुधारने के लिए जो नया डिज़ाइन हम बनाएंगे, नया एक फ्रेमवर्क देंगे कि ये सुधार किया जाए, तो नया डिज़ाइन किया और नए तरीके से उस सिस्टम को हमने क्या किया, डेवलप किया, जिससे जो समस्या वो उसका समाधान होगा। यहाँ पे ये प्रोसेस होगी कि जो भी एसएलएम है वो क्यों नहीं मिला प्रिंटिंग के लिए है, या अपडेट किया जा रहा है करिकुलम को, या जो भी है वो यहाँ पे अपडेट करके उस चीज़ों को यहाँ पे जो सिस्टम है उसको अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे रीडिज़ाइन किया जाएगा सिस्टम का, जो भी समस्या उसको रिलेट। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि सिस्टम ऑपरेशन एंड एवेल्यूएशन। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब सिस्टम हमने फिर रीडिज़ाइन किया तो उसका फिर से हम क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, उसका हम प्रॉपर तरीके से इवोल्यूशन करेंगे,
कि उस प्रोसेस से जो समस्या वो दूर हो रही है कि नहीं। अगर ये बच्चों को मिल रहा है तो फिर जो प्रॉब्लम है उसको फिर से हम एक बार इवेल्युएट करेंगे कि बच्चों की समस्या दूर हुई कि नहीं। या हम लर्निंग प्रोसेस की बात कर लें, कोई भी बिहेवियर चेंज की बात कर लें, कोई भी बच्चा उसके अगर हम बिहेवियर उसका चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम उस बच्चे का अध्ययन करेंगे। जो भी क्लासरूम में बच्चों में अगर बिहेवियर चेंज करना है तो उस क्लासरूम के बच्चों का हम अध्ययन करें कि उनका उनका रुचि किस में है, वो किस में ज़्यादा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रखते हैं, किस में कम रखते हैं, किस में कौन सा सब्जेक्ट उनको लर्न ज़्यादा होता है, कौन सा पढ़ने में इंटरेस्ट है, किन एक्टिविटी में वो काम भाग लेते हैं, प्रैक्टिकल में या खेल कूद में वो भाग लेते हैं। तो पूरी तरह से उसका हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो भी समस्या उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए जो भी हम दूसरे अगर उसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा चीज़ों को अध्ययन करे या वो जो सोसाइटी में वो अच्छा बिहेव करे, उसके पर्सनालिटी डेवलप हो, उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम रीडिज़ाइन करेंगे। एक क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे, एक सिस्टम डिज़ाइन बनाएंगे जिससे हम उसको उस फ्रेम में हम उसको डेवलप कर सकें। उसके बाद लास्ट में हम उसका इवोल्यूशन करें कि हम जो इम्प्रूवमेंट किया है हमने वो कहाँ तक हम पाए। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने शुरू में बताया कि लर्निंग ये हमारा क्या है, आउटपुट है। यूनिट समाप्त होने के बाद, यूनिट जो समाप्त होगी उसके बाद ये चीज़ें हम सीखेंगे, सीख जाएंगे। सिस्टम क्या होता है उसकी सीख जाएंगे, सिस्टम को डिफाइन कर लेंगे, सिस्टम के टाइप्स बता देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है कि उसमें हम ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो भी हम स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज करना चाहेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, लास्ट में हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा प्रॉब्लम है दूर हुआ और कितना इफेक्टिव हुआ, या कोई और समस्या तो इवेल्युएट करने के बाद फिर से हम उसको सिस्टम एनालिसिस करेंगे, उसका रिडिजाइन प्लानिंग करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। तो जिससे ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा जो प्रोसेस जो भी हम करना चाहते हैं, एम ऑब्जेक्टिव है, उसमें और सुधार होता जाएगा। उसको हम और एम ऑब्जेक्टिव को और हम प्राप्त के करीब पहुंचेंगे। जो भी हमारी समस्या उसमें सुधार होगा और अच्छे से इम्प्रूव होता जाएगा। जो भी हम पढ़ाना चाहें, जो भी हम करना चाहें, सिस्टम अप्रोच के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ, वो अचीवमेंट हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किए कि नहीं किए, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा कि उसमें जो पहला था सिस्टम एनालिसिस, वही बात हुई कि सिस्टम एनालिसिस क्या इसमें बता रहा है, ये कह रहा है बिलीव द ह्यूमन बिहेवियर एट द पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम दैट नो सिस्टम इज परफेक्ट एंड दैट द सिस्टम प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय द एनालिसिस इट। वही चीज़ जो हमने बताया कि सिस्टम क्या है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, और जब सिस्टम के एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी समस्या हो सिस्टम में वो बाहर निकल के आती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसको हम दूर कर सकते हैं। सिस्टम वर्क विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई भी सिस्टम हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर ही वर्क करता है, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये हमें प्राप्त करना है, तो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा सिस्टम चलेगा। सिस्टम अप्रोच एनालिसिस दैट बैरियर दैट लेड टू बी डिजायर बिहेवियर चेंज एनालिसिस सिस्टम। जो भी हम सिस्टम जितना हमने बताया वो सारा चीज़ आगे सिस्टम से हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, स्टेप ऑफ सिस्टम एनालिसिस। अब हमने बताया कि सिस्टम एनालिसिस के लिए कौन कौन से स्टेप लेना होता है, ये है सिस्टम एनालिसिस के स्टेप। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे सिस्टम में। पहले हम डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, पहले हम डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसको हम फिक्स करेंगे, उसको लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हम ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सिस्टम के बारे में। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ने के बाद इस यूनिट को ख़त्म होने के बाद मैं सिस्टम को एनालाइज कर सकता हूँ, सिस्टम अप्रोच को डिफाइन कर सकता हूँ, उसके बारे में बता सकता हूँ, उसके टाइप को बता सकता हूँ। ये हम मेन ऑब्जेक्टिव में लिख लेंगे कि अंडरस्टैंड द सिस्टम अप्रोच
अंडरस्टैंड एंड डिफाइन एक्सप्लेन द सिस्टम अप्रोच। तो ये सारा कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, उसको डिसाइड द ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। दूसरे के जो पॉइंट है वो उसमें कह रहा है कि क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड किया उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया उस समस्या से रिलेटेड जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने में जो समस्या हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका निदान हमने खोजा कि जो है प्रिंटिंग में या अपडेट में प्रॉब्लम आया। तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उस ऑब्जेक्टिव को लेके, उस सुधारने के लिए, उस प्रॉब्लम को लेके। तो वो हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे और उसका ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या रिलेट करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका हम डेटा है वो कलेक्ट करेंगे, जिससे हम एनालिसिस कर सकें कि रिजल्ट हमारा कहाँ है। फोर्थ स्टेप पे आता है क्या है, डेटा एनालिसिस। जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे, आखिर कहाँ पे कमी है या क्या रीजन है। तो डेटा एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब डेटा एनालिसिस करेंगे तो वो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम डेटा के अनुसार ये समस्या आ रही है, यहाँ पे चूके आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ प्रॉब्लम एरिया। फिर जो एरिया है, जिस एरिया में हमको सिस्टम अप्रोच को लागू करना है, उस एरिया को स्टडी, जो प्रॉब्लम एरिया है उसको हम क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे। तो इन स्टेप के अनुसार से देखें तो 1 2 3 4 5 6 इन 7 स्टेप से हम क्या करते हैं, जो स्टेप हमारा सिस्टम एनालिसिस का ये 7 स्टेप है। देखें कि हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम करेंगे, स्टडी अ प्रॉब्लम एरिया और इवेल्युएट करेंगे। इन सब के आधार पे हम एक सिस्टम को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस स्टेप के आधार से, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में क्या खामियां है या जो भी हमारी समस्या, हम उनको किस हिसाब से दूर कर सकते हैं इन स्टेप को हम जब लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे हम कि यूटिलिटी ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर इन एजुकेशन। एजुकेशन में सिस्टम अप्रोच का क्या क्या फ़ायदा है, क्या यूटिलाइजेशन है, देखेंगे। तो इस तरह के इट फाइनलाइज द एम ऑफ ईच एलिमेंट। सब जो भी उसका क्या एम को फाइनलाइज करने में मदद करता है। गिव द एजुकेशन सिस्टम होल मेड अप द डिफरेंट एलिमेंट। जो भी एजुकेशन सिस्टम उसको क्या करता है कि होल रूप में वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिफाइन करता है। द फाइन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टीचिंग। क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग जो है। उसके बाद प्लेस ऑफ थिंग स्ट्रेटजी फॉर्म टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सिस्टम अप्रोच के माध्यम से हम सब चारों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनमें जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। द फाइनल डिजाइन ऑफ द एम्बेडेड स्टडी मटेरियल। जो भी स्टडी मटेरियल है उसको हम एनालाइज करके उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम स्ट्रक्चर इन एजुकेशन है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन एजुकेशन। क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसका, अगर देखें तो कह रहा है कि टू गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या कह रहा है कि जो सिस्टम अप्रोच क्या करता है, इम्पोर्टेंस क्या कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डिटरमाइन द लाइबिलिटी। जो सिस्टम उसकी लाइबिलिटी ये डिटरमाइन करता है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो जेन्युइन है, वैलिड है, उस हिसाब से उसकी लाइबिलिटी को डिसाइड करता है। उसके बाद कह रहा है टू वेरीफाई द लाइबिलिटी। उसका वेरिफिकेशन भी करता है क्योंकि एनालिसिस बार बार कर रहा है। टू चेक द डिफेक्ट। जो भी समस्या है, जहाँ प्रॉब्लम है उसको चेक करता है कि जब वो एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सिस्टम में क्या क्या
समस्या तो उसका चेक भी करता है। टू एक्योर द सिस्टम विथ ऑब्जेक्टिव, acquaint द सिस्टम विथ ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव को एक्वाइंट करता है। टू ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी आर स्टार्टेड। तो इन सारे बिंदुओं को देखें तो ये क्या है कि इन सब में योगदान सिस्टम अप्रोच का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे एजुकेशन को और आगे तक उसकी क्वालिटी को सुधारने में, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस में सुधारने में, उनके बिहेवियर में चेंज लाने में ये सिस्टम क्या करता है, मदद करता है। लास्ट में अगर हम देखें तो हम समराइज करें अगर चीज़ों को, तो सिस्टम देखें तो सिस्टम हमें क्या करता है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमें क्या करता है, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम ओवरऑल व्यू हमारे सामने प्रकट करता है, और सिस्टम अप्रोच के माध्यम से हम उसका जो भी समस्या है उसका निदान कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एवेलुएट करेंगे, फिर हम उसमें जो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो रीडिज़ाइन करेंगे, हम उसको रीप्लानिंग करेंगे। तो ये चीज़ें क्या क्या बार बार करते करते हमारी जो समस्या है जो हम उसको समाधान कर सकते हैं। ये समराइजेशन हुआ। अगर हम लास्ट में इवेलुएट करें तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिस्टम क्या होता है, इसके आज हम बता सकते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ सिस्टम एनालिसिस, जो भी सिस्टम एनालिसिस के 7 स्टेप थे उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन एजुकेशन में सिस्टम एनालिसिस का क्या क्या उपयोग है, उसको आप इम्पोर्टेंस क्या है उसको आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ लेक्चर समाप्त। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप